हेलो हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब पढ़ रहे होंगे। आई होप कि आप लोग पढ़ते होंगे। आई डोंट नो पढ़ते नहीं पढ़ते। हाँ जी। माई सेल्फ डॉक्टर अरसल, आई एम योर बायोमेंटर। ऑल ऑफ यू नो हमारा चैप्टर चल रहा है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11। नीट वाले बच्चे भी इसमें ऐड हैं हमारे, क्लास 11 क्लास 12 फ्रेशर प्लस ड्रॉप आउट, दोनों बच्चे इस क्लासेस को देख रहे हैं, ठीक है। और हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, कहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी, ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास के बाद फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब हम मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे तक इसको एंड कर देंगे, कल इसकी शायद लास्ट क्लास होगी। इसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। हमने मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर लिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लिया, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लिया, सेल्स के बारे में पढ़ लिया, जो थ्योरीज़ हैं उनके बारे में पढ़ लिया। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, जितना हमारा मैक्सिमम पार्ट हमारा कवर्ड हो चुका है। आज की क्लास के बाद 80% आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अपकमिंग संडे में आपका इसका टेस्ट भी है, ऑल ऑफ यू नो, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिमाइंडर डाल रहा हूँ कि इसका आने वाले संडे में पूरे फुल चैप्टर का टेस्ट होगा। जो नीट वाले बच्चे हैं, जो नीट एस्पिरेंट हैं, उनका नीट बेसिस पर होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा। और जो क्लास 11th और फ्रेशर बच्चे हैं उनका थ्योरेटिकल पेपर होगा, स्कूल वाइज एकेडमिक वाइज, ठीक है। एंड कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई मैसेज अभी तक किसी का कोई आ नहीं रहा है। सबका मैं मान के चल रहा हूँ कि सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे तक कोई ऐसी क्वेरी, कोई ऐसी वो नहीं आई है। ना सेंटर से मुझे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आई, नहीं आप लोगों से कुछ पता चला है। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि अब सब बेटर चल रहा है, सब मस्त चल रहा है। स्टार्टिंग में आई थी क्वेरीज, तो मैं जो नए बच्चे हैं, जो न्यू बच्चे क्लासेस देख रहे हैं, उनको मैं एक बार फॉर्मेट समझा देता हूँ। जो हमारे नोट्स हैं वो आपके ग्रुप पर आ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। आपको क्लास से पहले उन नोट्स को कॉपी कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। देन आपको उसके बाद में क्लास वॉच करनी है। क्लास वॉच करने के बाद क्या करना है आपको, फिर सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। 10 से 15 मिनट लगेंगे एनसीईआरटी रीड करना, उसे समझ लेना। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इमिडिएटली, आपको उसका आंसर मिल जाएगा एंड टू एंड, ठीक है। एंड टू एंड तो नहीं कह रहा, ये कि लेट हो जाएगा, सुबह का मैसेज शाम में रिप्लाई मिल जाएगा, बट हाँ ये कि मिल जाएगा आंसर उसका, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। बट डाउट लॉजिकल होनी चाहिए और आपने क्लास देखी होनी चाहिए, ना कि ये कि कुछ बच्चे डायरेक्ट ऐसी मैसेज कर रहे हैं ज़बरदस्ती के सर को दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हमने लास्ट लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के बारे में और प्लास्टिड, प्लास्टिड के बारे में, प्लास्टिड से हमने स्टार्ट करा था, ठीक है। और जब भी आप नई क्लास देखें, अब जो अपकमिंग क्लासेस आ रही हैं, उससे पहले आप पुरानी क्लास जो पढ़ा चुका हूँ उसे एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि सारी चीज़ें बायो में इंटरकनेक्टेड होती हैं। और ये एक दिन में बायो आती नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और समझना पड़ता है। इसमें कोई फॉर्मूले, कोई थ्योरी कुछ काम नहीं आती, बस इसमें आपको समझना है कॉन्सेप्ट को और उसका रिवीजन। जितना आप रिवीजन करोगे, जितना आप उन चीज़ों को रिकॉल करोगे, उतना आपको याद रहेगा, समझ में आएगा। और जो भी टॉपिक पढ़ें उसे खाली रीड ना करें, कानों में लीड लगा के ना बैठें, उसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। और हाँ, जिनकी ये शिकायत थी कि सर क्लासेस की टाइमिंग वगैरह फिक्स कर दीजिए और कोशिश करिए सर क्लासेस हमें टाइम पर मिल जाएँ और हमें कुछ टाइम का अप्रॉक्स पता चल जाए। तो अब क्लासेस आपकी ये हैं रहेंगी, इस मंडे से बोला था मैंने, मंडे से तो नहीं कर पाया, बट मैंने ट्यूसडे से ये स्टार्ट करा है कि आपकी क्लास सुबह मॉर्निंग में पहुंच जाया करेगी आपके पास, जैसे आज की क्लास थी। आज वेडनेसडे है, बट आज की क्लास आपकी मैंने सुबह से आपके ग्रुप पर डाल दी है। 8 बजे मैंने आपको शेयर कर दी थी और उसके नोट्स भी शेयर कर दिए थे, ठीक है। आज ये मैं वेडनेसडे में रात में क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कल सुबह आपके पास पहुँच जाएगी थर्सडे की, ये क्लास आपकी थर्सडे की क्लास होगी, ठीक है। तो ऐसे आपकी जो सीरियल वाइज है कंटिन्यूसली है वो चलता रहेगा, कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा हमारा। किसी किसी दिन ऐसा होगा कि बाई चांस क्लास नहीं आ पाई तो उसमें एडजस्ट कर लेना, जो पुराना बैकलॉग हो उसे क्लियर कर लेना और बाकी पुराना रिवीजन। और अगर छुट्टी होगी तो मैं मैसेज डाल दिया करूँगा। लेकिन बट अब ये है कि इंश्योर हो गया कि आपकी क्लास सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके पास पहुँच जाया करेगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें। सुबह 8 बजे 9 बजे के बिटवीन इन इसके दरमियान में आपको क्लास सेंड कर दूंगा, ठीक है। वो आपकी चॉइस है कि अब आप उसे 10 बजे देखें, 12 बजे देखें, 4 बजे देखें या 9 बजे।
या अगले दिन, लेकिन मुझे क्या चाहिए आपसे, काम कंप्लीट पूरा। ठीक है, बस डेट्स इट। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। सही है, एक सेकंड रुको, वेट अ मिनट। कौन लगा दो? हाँ जी, क्या क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज हमें पढ़ना है राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। अब ये अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, राइबोसोम आपको सबको आता है, कोई नई चीज़ नहीं है, बिलीव करोगे? मैं ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ अब तक। जितनी पुरानी क्लासेस हैं, अगर सब क्लासेस देख ली हैं, समझ ली हैं, नोट्स बना लिए हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अब जो पढ़ाऊँगा वो सारा आपको ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ रखा है, सुन रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग में ज़्यादा मेहनत लगती है बेसिक चीज़ों को समझाने में, इसलिए मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ बच्चे का, जिससे आने वाली क्लासेस में उसे प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा आज? राइबोसोम। ठीक है, अब आप खुद बताओ कि आप राइबोसोम के बारे में क्या क्या जानते हैं, क्या क्या पता है राइबोसोम के बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ा था, राइबोसोम इज़ अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, जो राइबोसोम है हमारा वो नॉन मेम्ब्रेनस है, उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, सेकंड चीज़ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली होती है। स्मॉलेस्ट यानी राइबोसोम देखोगे आपने छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यही होते हैं। अगर यू कै प्रोकैरियोटिक सेल्स अगर आप लोगों ने बनाई थी, उसमें जो हमने राइबोसोम्स बनाए उसमें भी देखोगे आप बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं हम? राइबोसोम्स। ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। और इसी चक्कर में इनको क्या बोलते हैं, एक वर्ड बोला जाता है इनके लिए, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गन है, ऑर्गेनली है जो इसमें सुटेबल होता है। ठीक है, ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली, राइबोसोम क्या है? एक ऑर्गेनली। ठीक है, वो क्या है? ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये इसके लिए बोला गया ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। यानी ये तो खुद एक ऑर्गेनली है, बट ये जो और ऑर्गेनलीज हैं उनमें भी प्रेजेंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कहने का मीनिंग इतना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है इसका? फोर्थ पॉइंट बोलता है ये यूनिवर्सल ऑर्गेनली। क्या है ये यूनिवर्सल ऑर्गेनली? क्यों बोला गया इसको? प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक बोथ, दोनों में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, हमने पढ़ा है 70s 80s के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोला है इसको हमने? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये बनता कैसे है? ठीक है, RRNA। RRNA क्या होता है? राइबोसोमल RNA। ठीक है, राइबोसोम इज कंपोज ऑफ RRNA प्लस प्रोटीन। कुछ राइबोसोमल RNA होता है और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, दे आर टू सब यूनिट्स। ठीक है, हमें पता है दो सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज होती है, एक स्मॉल होती है। कोई नई चीज़ नहीं है, सब पढ़ा चुका हूँ, जितना भी है अभी तक जितना पढ़ा दिया है उसमें सब में कवर्ड है इतना पार्ट। आज की क्लास तो बिल्कुल ईजिली है, बट इसे देख लेना, ऐसे भी ओवर कॉन्फिडेंट में मत चले आना। पढ़ा तो सब दिया, लेकिन इसे आज ये पूरा स्पेसिफिकली एक राइबोसोम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके सारे स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस, इसके पार्ट्स, इसके टाइप्स सब हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने क्या बताया राइबोसोम क्या है, रिकॉल करा रहा हूँ एक बार जल्दी से। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है हमारा, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली होता है। फिर एक एनसीईआरटी हमारी लाइन बोलती है ऑर्गनली विद इन ऑर्गन, तो उसे हमने कैसे क्लासिफाइड करा है? प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्गनली विद इन ऑर्गेनल। ये लिखा हुआ है। ये क्यों? राइबोसोम क्या है हमारी? ऑर्गेनली। और दूसरा इसमें क्या बोल रहा है? ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। जो और ऑर्गेनलीज हैं, जैसे खुद तो प्रेजेंट है ऑर्गेनल, ये खुद एक ऑर्गेनल है, बट ये ऑर्गेनलीज में प्रेजेंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन RRNA, जिससे जिससे हमारा ये राइबोसोम बन रहा है, उसका कंपोजिशन क्या है? राइबोसोम इज कंपोज ऑफ RRNA प्लस प्रोटीन्स, इससे हमारा राइबोसोम बनता है। ठीक है, देयर आर टू सब यूनिट्स, दो सब यूनिट्स हैं,
एक यूनिट हमारी लार्ज यूनिट कहलाती है, एक हमारी यूनिट स्मॉल यूनिट कहलाती है। अगर आप लोगों ने इसका लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर देखा होगा तो उससे ही आपको अंदाजा होगा, ठीक है। फिर बताया था टू सब यूनिट्स आर जॉइंड बाय मैग्नीशियम, जो ये दो सब यूनिट्स हैं। दो सब यूनिट्स कैसे, ये देख रहे हो स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। एक एमआरएनए का स्ट्रैंड बना हुआ है और ये राइबोसोम से अटैच है इस पर, ठीक है। दो राइबोसोम से अटैच है, ठीक है। टू सब यूनिट्स आर जॉइंड बाय मैग्नीशियम, ये जो जॉइंट है, जो एक ऊपर स्मॉल यूनिट है, एक लार्ज यूनिट है, दो यूनिट बनी हुई है हमारे राइबोसोम के स्ट्रक्चर में, ठीक है। एक एमआरएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। ये जो स्मॉलर और लार्जर यूनिट एक दूसरे से अटैच हैं, एक दूसरे से बनी चिपकी हुई हैं, किससे, किसकी हेल्प से हैं, विद दी हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन ने क्या करता है, इन्हें आपस में कंबाइन करके रखता है, इन्हें जोड़ कर रखता है, ठीक है। और अ सिंगल स्टैंड ऑफ एमआरएनए, एक सिंगल स्टैंड होता है एमआरएनए का जिसका हम लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारे मिनी राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है। और ये कैसे राइबोसोम पे अटैच हो रहे हैं एक दूसरे से, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, ठीक है। बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरए स्टैंड पे अटैच हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम, ठीक है। इसके बारे में, राइबोसोम के बारे में बताया किसने था, ये भी पता होना चाहिए। इज नॉन एज पैलेट पार्टिकल, इन्हें दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, पैलेट पार्टिकल, ठीक है। प्रेजेंट ऑन ई आर, कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ पर है, हमारी ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है अपनी, ठीक है। और उसमें भी कहाँ प्रेजेंट होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अगर ये आप प्रोकैरियोटिक सेल्स अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने बनाई हो, तो उसमें आप लोगों को दिखेगा बना हुआ। मैं एक मिनट दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रही प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ये सेल बनी हुई है, ये हमारे राइबोसोम्स हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बिल्कुल अटैच है ये हमारे, ठीक है। तो इसमें क्या लाइन लिखी हुई है, एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो किससे एसोसिएट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके जस्ट अबव, हल्के से ऊपर, ऐसे ही हमारे राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। किसमें बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चेक करो, रिवाइज करो, उसके बाद बताओ कोई डाउट हो तो। हाँ जी, कोई डाउट होगा ही नहीं, इतना क्लियरली मैं पढ़ाता हूँ वैसे, ठीक है। क्या लिखा हुआ था हमारा, एक बार सारा रिकॉल करा रहा हूँ फर्स्ट पेज से। राइबोसोम हमारा नॉन मेम्ब्रेनस है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनल, यूनिवर्सल ऑर्गेनल है कि हमारे प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बोला जाता है इनको। ये क्यों राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बोला जाता है, क्योंकि ये आरआरएनए से बनते हैं। आरआरएनए क्या होता है, हमारा राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक राइबोसोमल
राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, ठीक है। राइबोसोम इज कंपोज ऑफ RNA प्लस सम प्रोटीन्स, ठीक है। दे आर टू सब यूनिट्स लार्जर एंड स्मॉलर। नेक्स्ट पेज पर आपको स्ट्रक्चर बना हुआ दिखेगा राइबोसोम्स का। एक सिंगल mRNA है, उसके ऊपर हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अपर पार्ट क्या होता है उसका स्मॉलर, लोअर पार्ट क्या होता है लार्जर, ठीक है। दोनों कंबाइंड, दोनों ऐड किससे हुए हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है। दो सब यूनिट्स हैं, ठीक है। इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पॉलीराइबोसोम, ठीक है। इज नॉन एज, इसके बारे में किसने बताया था हमें, किसके ऊपर इसकी बात करी जाती, पैलेट पार्टिकल। इनको क्या बोला जाता है, पैलेट पार्टिकल। प्रेजेंट ऑन ER, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे नीचे राइबोसोम्स बने हुए हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोबेबली अटैच ही समझो, मतलब बस हल्का सा फर्क है, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ राइबोसोम्स, दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं हमारे, ठीक है। एक जिसको हम बोलते हैं 70S, एक 80S, ठीक है। अब मैं अगर ऑफलाइन क्लास में होता हूँ तो मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूँ, जो फ्रेशर बच्चे होते हैं वो इसमें गलती करते हैं, ठीक है। हम पूछते हैं 60+40 कितने होते हैं, बच्चे बताते हैं 100, बट हम बोलते हैं ये कितने होते हैं 80, ठीक है। 50+30 कितने होते हैं, बच्चे बोलते हैं सर 80, हम बोलते हैं 70S, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो साइंटिस्ट थे, ऐसा नहीं ये मैथमेटिक्स नहीं जानते थे या इन्होंने मैथमेटिक्स की क्लासेस नहीं पढ़ी थी, इन्हें 1 2 3 या एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता था, सब कुछ आता था। बट ये था कि ये बायो है और वो मैथ अलग है, ठीक है। तो इसमें हर चीज़ सेम नहीं होती, तो इनके अलग फंडामेंटल्स हैं, तो उसके बेसिस पे, ठीक है। तो दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं हमें पता है, एक 70S एक 80S, ठीक है। 70S वाले में हम कैसे बनता है हमारा 30S प्लस 50S, ठीक है। 80S वाला कैसे बनता है हमारा 40S प्लस 60S, ठीक है। अब इसमें भी दो कैटेगरी डिवाइडेड है, एक होता है स्मॉलर, एक होता है हमारा लार्जर, ठीक है। जो स्मॉलर है वो कौन सा 40S, 60S क्या है हमारा लार्जर, 30S स्मॉलर है और 50S लार्जर है। यानी कि एक mRNA स्टैंड होगा, ऊपर क्या होगा स्मॉलर वाला पार्ट होगा, नीचे क्या होगा लार्जर वाला पार्ट होगा, ठीक है। एस एस क्या रिप्रेजेंट करता है, एस क्या डिनोट करता है, यहाँ पे ये 80S और 70S की बात कर रहे हैं हम। एस इज रिप्रेजेंटिंग द स्वेडबर्ग यूनिट, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा स्वेडबर्ग यूनिट, या फिर दूसरे वर्ड में बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। एस क्या नोट कर रहा है, ठीक है। एस इज द स्वेडबर्ग यूनिट एंड द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इनडायरेक्टली मेजर डेंसिटी एंड साइज, जो उसका साइज है उसको मेजर कर रहा है इनडायरेक्टली। दो सब यूनिट होती है हमारी 70S 80S, ठीक है। उसमें जो एस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस इज द स्वेडबर्ग यूनिट एंड अदर वर्ड में बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड इनडायरेक्टली मेजर डेंसिटी एंड साइज, जो इनका साइज हो, जो इनकी डेंसिटी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है, जब आप 70S का स्ट्रक्चर देखोगे, ये हमारा 70S है और इधर 80S है, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं, जो 70S का स्ट्रक्चर है और जो 80S का स्ट्रक्चर है, दोनों में डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, 10+ का। हाँ, ये बताना भूल गया, ये 60+40 का रेशो है, ये कहाँ जाता है, जब ये ऐड हो रहे होते हैं ना, तो जो मैग्नीशियम आयन है, तो वो भी इसकी कुछ ATP कंज्यूम कर लेता है, कुछ उसे भी चाहिए होता है, ठीक है। कोई अगर तुम्हें ऐड कर रहा है किसी चीज़ में, उसमें कुछ चीज़ ऐड कर रहे हो तुम, तो तुम्हें भी तो उसका अपना हिस्सा चाहिए होगा, तो वो जो इसका लॉस होता है 20% का, वो उसमें चला जाता है, ठीक है। 70S वाले में किसका कितना लॉस होता है, 30%, ठीक है। ऐसा होता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तुम, प्रॉपर्टी में जो बीच में इंसान होता है, जो मतलब कि जो ब्रोकर होता है, वो दोनों तरफ पार्टी वालों को होता है, तो ऐसी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जब ऐड कर रहा है, तो इसके कुछ चीज़ें, ये भी तो, इसे भी तो रिक्वायरमेंट होगी, इसे भी तो अपना घर चलाना है, तो ये वही काम है, तो इसलिए इसका
ऐसे ये 70s और 80s बनता है, ठीक है। जब साइंटिफिकेशन होता है तो जो हमारा मेन पार्टिकल है वो तो हमारा नीचे आ जाता है, जो बेकार पार्टिकल्स होते हैं, जो अनलेस मटेरियल होता है वो बाहर चले जाता है, तो वो सब उसका ही पार्ट है, ठीक है। 70s और 80s इनके दोनों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। 70s वाला जो होता है स्मॉलर होता है, दिख भी रहा होगा एज कम्पेयर टू डायग्राम, दोनों के स्ट्रक्चर देखोगे। 80s वाले का जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज है, और जो 70s वाले स्ट्रक्चर वो क्या है, स्मॉल है, ठीक है। अब ये जो 70s और 80s हैं ये 50+30 से बनना है, ठीक है। और ये वो 40+60 से। दे आर नॉट एडिटिव वैल्यू, ये ऐड नहीं होते, ये वैल्यूज़ ऐड नहीं होती, ठीक है। ये वैल्यूज़ कंबाइंड होती हैं, जुड़ती हैं एक दूसरे से, बट नॉट इन दी एडिटिव वैल्यू। मैथमेटिकल वाला एडिटिव वैल्यू नहीं होती, इसलिए ही मैंने बताया जो ये जब ये ऐड होते हैं, जो ऊपर स्मॉलर पार्ट है और लार्जर पार्ट है राइबोसोम के स्ट्रक्चर का, उसमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो उसे भी होती है। मैग्नीशियम आयन जब वर्क करता है तो उसे भी तो चाहिए होता है। अब दो चीज़ को तुम जोड़ोगे तो बीच में तुम्हें भी तो अपना हिस्सा चाहिए, तो ऐसे ही होता है, जो उसका लॉस हो रहा है वो उसमें चल रहा है, ठीक है। दे आर नॉट एडिटिव वैल्यू। राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्री। हाँ, राइबोसोम के बारे में ये भी बोला जाता है कि राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि जो प्रोटीन्स वगैरह बनाता है वो कौन बनाता है, हमारा राइबोसोम, ठीक है। हमने देखा भी था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर आर होते थे हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किसका सिंथेसिस करते थे, प्रोटीन का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करता है, लिपिड का, स्टेरॉइड्स का। आर किसका सिंथेसिस करता था, प्रोटीन का, ठीक है। और एक एक उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जब एनसीईआरटी पढ़ोगे आप, नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन्स और सेक्रेटरी प्रोटीन, ठीक है। जिनका सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन यानी कि बाहर निकलना, और नॉन सिक्रीशन यानी कि जो के अंदर रहते हैं, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है यानी कि जो हमारी सेल का साइटोप्लाज्म है, मतलब कि जो अंदर का एरिया है, ठीक है, अगर प्रोटीन उसके अंदर है इन दी सेल्स, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन्स। वो कौन से प्रोटीन होते हैं, हमारे नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन, वो हमारी सेल से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। और सिक्रेटरी प्रोटीन्स कौन से होते हैं, जो हमारी सेल से बाहर आएंगे, यानी कि जो बाहर वर्क करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, बाय राइबोसोम प्रेजेंट ऑन ईआर, जो हमारा ईआर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें हमारे वो प्रेजेंट थे राइबोसोम्स, तो वो सेल से आउटर थे, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, सिक्रेटरी प्रोटीन्स, वो हमारी सेल से बाहर आएंगे, ठीक है। और जो नॉन सिक्रेटरी होंगे उसका एग्जाम्पल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। वो क्यों, क्योंकि वो सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो सेल से बाहर नहीं आएंगे। तो वो कौन से प्रोटीन है, नॉन सिक्रेटरी। और ये कौन सा प्रोटीन है, ये सिक्रेटरी प्रोटीन्स है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ तक चेक करो, कोई डाउट हो तो बताओ। ये टॉपिक हमारा राइबोसोम फिनिश हो चुका। एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेना, कोई नई लाइन मिलेगी नहीं आपको, कुछ ऐसा नया खास हुआ नहीं उसमें, और अगर कुछ मिले तो बताना। ठंडा पानी। टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, साइटोस्केलेटन। क्या टॉपिक है हमारा, साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स फ्रेमवर्क। साइटोस्केलेटन, साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स फ्रेमवर्क, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ रखा है थोड़ा सा, पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं, थोड़ा पढ़ रखा है हमने। अगर हमारी बॉडी के अंदर से, या तुम्हारी बॉडी के अंदर से, मैं अपनी बॉडी की लूँ, तुम्हारी बॉडी लेता हूँ, तुम्हारी बॉडी के अंदर से अगर मैं स्केलेटन निकाल दूँ, यानी कि जो जो हड्डी हैं, जो तुम्हारा ढांचा है, अब वो निकाल दूँ, तो उसके बाद क्या बचेगा, खाली मांस मांस बचेगा। और वो मांस क्या हो जाएगा, कैसे बन आ जाएगा, ऐसे करके गिर जाएगा सारा, ठीक है। अगर तुम अपनी बॉडी के अंदर से स्केलेटन निकाल दो, अपनी बॉडी से स्केलेटन निकाल दो तुम, तो क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा मांस है वो सब तो नीचे आ जाएगा ज़मीन पे, ठीक है, फ्लोर पे गिर जाएगा सारा। अगर स्केलेटन नहीं है तो फिर तुम्हारी बॉडी ही नहीं बन पाएगी, तुम्हारा स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेल के अंदर भी होता है, ठीक है।
साइटोस्केलेटन है क्या? साइटोस्केलेटन यानी सेल के बारे में बात कर रहे हैं, स्केलेटन यानी सेल का स्केलेटन, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरली फ्रेमवर्क टू साइटोप्लाज्म। क्या स्ट्रक्चर, ये क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म, जो हमारी सेल होती है उसका स्ट्रक्चर, एक सेल से दूसरी सेल बनती है, दूसरी सेल से तीसरी सेल से, ऐसे करके हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो ये साइटोस्केलेटन इसमें रोल करता है अपना, ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली प्रेजेंट ऑन, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या क्या है? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव कर रहे हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन क्या होता है हमारा? साइटोस्केलेटन मीन, साइटो मीन सेल, स्केलेटन मीन फ्रेमवर्क, ठीक है। मैंने इतना बता दिया था आपको कि अगर हमारी बॉडी में से स्केलेटन निकालते हैं हम, तो हमारी बॉडी का जो मास है, ठीक है, जो मास है वो क्या हो जाएगा? ज़मीन पे फ्लोर पे गिर जाएगा सारा। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्केलेटन की। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है इसके लिए? स्केलेटन की। किसकी ज़रूरत पड़ रही है हमें? स्केलेटन की, ठीक है। स्केलेटन किस चीज़ में हेल्प करता है हमारी? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और टू साइटोप्लाज्म। ऐसे ही हमारे सेल्स को स्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या क्या है? पहला फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ शेप, सिंपल है। दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट का एग्जांपल, अगर स्केलेटन नहीं होगा तो सारा पार्ट नीचे गिर जाएगा हमारा, जितना ही मास है वो सारा नीचे गिर जाएगा, सब वेस्ट है। इसलिए ये किस में हेल्प करता है? हमारी मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ देता है हमें। तीसरी चीज़ मोटिलिटी, ठीक है। ये तीन फंक्शंस है इसकी जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसको याद रखने की टेक्निक क्या होती है? एम क्यूब। क्या होती है इसकी याद करने की टेक्निक? एम क्यूब। एम से मेंटेनेंस ऑफ शेप, एम दूसरे एम से मैकेनिकल सपोर्ट, तीसरा एम से मोटिलिटी, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्केलेटन, थ्री टाइप ऑफ स्केलेटन बताया गया है, ठीक है। और हाँ, साइटोस्केलेटन होता क्या है? साइटोस्केलेटन क्या होता है हमारा? प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है। दूसरे वर्ड में सेकंड क्या बताया गया है? फिलामेंटस होता है। थर्ड क्या होता है? फाइब्रस होता है। फोर्थ माइन्यूट, ठीक है। ये चार पॉइंट इसके बताए गए हैं, प्रोटीनिशियस, फिलामेंटस, फाइब्रस एंड माइन्यूट, ठीक है। और देयर आर थ्री टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन, थ्री टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन हम जान पता है हमें। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। सर क्वेश्चन आता है? हाँ जी सर क्वेश्चन आता है। कहाँ से आता है क्वेश्चन? इसी पार्ट में से क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा? ये वो पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। कैसे? क्योंकि इसमें बच्चा पढ़ता नहीं है, और ये चैप्टर आगे भी अटैच है और चैप्टर से, और ये टॉपिक आपको क्लास 12 में मिलेगा। तो जब ये पढ़ाऊँगा, जब ये वहाँ पे बताऊँगा, तो फिर दिमाग से ऊपर से जाती है बच्चों को, इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो यहाँ यही समझ लेना। वहाँ जाके मेरा मुंह मत देखना बैठ के, ठीक है। थ्री टाइप्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल इन साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे साइटोप्लाज्म, ठीक है। इन बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर। अब ये कौन सी टेक्निक वर्ड है, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला तो हमें पता है, हम आगे अभी पढ़ेंगे चैप्टर में तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये जो नए वर्ड आए, सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर। सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है हमारा? हाँ वही, सेंट्रियोल क्या होता है? सही, आता वही, इन लोगों को भी आता है। हैं? सही है, आता है। सेंट्रियोल किस में प्रेजेंट होता है? ये हमारे एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। किस काम में आता है? हमारे फोर्थ डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ये जो टॉपिक्स है ना, जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेशर बच्चे हैं, ये बेटा ये टॉपिक्स आपके क्लास 11 के ही हैं, बट ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, ठीक है। जब उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर ही सारे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन और सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम्स, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला जो है वो आपके इसी चैप्टर के पार्ट हैं। तो सर आपने ये यहाँ पर क्यों लिखे हुए हैं सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर? क्योंकि बेटा ये माइक्रोट्यूब्यूल, जब मैं आगे जाके बोलूँगा ना कि माइक्रोट्यूब्यूल,
से बने हुए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किसकी हेल्प से बना है? माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से बनता है, ठीक है। तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं यहीं पे क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। बस फिर मैं ये वहाँ पे इतनी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं आपको यहीं अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली, ठीक है। जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स इन बेसल बॉडी ऑफ सीलिया। जो सीलिया की बेसल बॉडी होती है ना, और फ्लैजिला की बेसल बॉडी, जब मैं सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और कहाँ का प्रेजेंट होता है? सेंट्रियोल में स्पिंडल फाइबर। सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर हमारे नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक है, ठीक है। एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। मेड अप ऑफ 13 टाइप ऑफ माइक्रोफिलामेंट। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो किससे बना है हमारा? 13 टाइप ऑफ माइक्रोफिलामेंट से, ठीक है। ईच मतलब कि जो एक फिलामेंट बना है हमारा वो किससे बना है? ईच प्रोटोफिलामेंट हैज़ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। दो प्रोटीन्स होते हैं, उनकी हेल्प से इनकी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। फर्स्ट प्रोटीन क्या नाम है हमारा? अल्फा। सेकंड वाले का क्या नाम है? बीटा। अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। अब इसमें समझाने के लिए ये इस तरीके से समझाया जा सकता है, इस तरीके से बताया जा सकता है। ये स्ट्रक्चर देख लो, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। ये एक रो बनी हुई है, फिर एक रो इधर आएगी, फिर एक ऐसे करके 13 रोज बनेंगी, यानी 13 ऐसे करके रोज बनेंगी। तो ये जब तुम ऐसे बनाओगे तो एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बनेगा? एक कर्ल इनवर्ट टू फॉर्म सिलेंडर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे 13 रोज बनेगी। ऊपर क्या होगा? अल्फा, नीचे क्या होगा? बीटा। अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ऐसे करके 13 रोज जो बनाओगे तो उससे फिर हमारे क्या बन जाएगा? एक हमारा सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अल्फा बीटा क्या है? हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूबुल में कितने टाइप के माइक्रोफिलामेंट है? 13 टाइप के, ठीक है। उनमें 13 टाइप में हम दो टाइप वाले मोस्टली यूज़ करते हैं, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये क्या होते हैं? हमारे नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं ये? हमारे नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। अब ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ये थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ। जब हम स्पिंडल फाइबर की बात करते हैं तो जब हम प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज में जो हमारी सेल होती है, जब वो क्रोमोसोम्स ऐसे करके अटैच होकर रखे होते हैं, ठीक है, तो उसे स्पिंडल फाइबर क्या करता है? उन्हें ब्रेक डाउन करके ऊपर ले जाता है पोल के पास में, एक ऊपर चले जाता है एक नीचे, ऐसे डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। तो ये तो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल यानी कि जो खिंचता नहीं हो, कुछ ऐसा नहीं हो, टूटे नहीं, वैसा हो, ठीक है। तो इसलिए स्पिंडल फाइबर कोई ऐसा तो होने के बहुत सख्त है, ठोस है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको हम? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। असेंबली एंड डिसेंबली, दो वर्ड लिखे हुए हैं, इतना समझ में आ गया ना। देयर आर 13 रोज, रोज यानी कि अल्फा बीटा ऐसे करके आगे तक और बहुत सारी चेन्स बनी होंगी। कितनी चेन्स बनेंगी? 13। वो जब चेन्स कंप्लीट बन जाएंगी, जब बनाओगे तो वो किसकी फॉर्म में बन जाएगा? सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है? हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। असेंबली एंड डिसेंबली, असेंबली का मीन क्या होता है? ऐड मतलब कि जुड़ना। डिसेंबली मीन यानी कि निकलना, मतलब कि डिटैच होना उस पार्ट में से, ठीक है। दे हेल्प इन इस फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोट्यूबुल के फंक्शन क्या है, ठीक है। दे हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन हेल्प करता है? स्पिंडल फॉर्मेशन में हमें पता चल गया। दे हेल्प इन एनाफेज मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, जो एनाफेज स्टेज होती है ना, जो उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है, अभी सेंटर पर होते हैं, उनकी मूवमेंट होती है, वो एक पोल से अपर पोल्स पे चला जाता है, एक नीचे नीचे लोअर पोल पे पहुंच जाता है, ठीक है। इसको हम जो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जब इसकी चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। बस फिलहाल अभी इतना समझ लेना।
कि ये स्पिंडल फाइबर किसकी हेल्प में काम करता है, हमारे सेपरेशन में। सेपरेशन यानी कि अलग अलग करना, ठीक है। प्लांट साइटोकाइनेसिस इज डन बाय माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा। बस मैं इतना बोलूँगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है और ये माइक्रोट्यूब्यूल का पार्ट है, तो समझ जाना कि यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल की बात करूँगा तो साइटोस्केलेटन आ जाएगा उसमें ऑटोमेटिकली, और ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जानी चाहिए, ठीक है। प्लांट साइटोकाइनेसिस इज डन बाय माइक्रोट्यूब्यूल। नाउ द लास्ट पेज फाइनली। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है हमारा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये ना। एक काम करना, अगर समझ में नहीं आया है ना, एक बार इनके स्ट्रक्चर देख लेना, उस पर गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, या मुझे मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा पिक्चर इमेजेस, इतना बड़ा काम है नहीं, खुद कर लेना गूगल पर सर्च, ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है हमारा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनडेफिनाइट लेंथ होती है इनकी, अनब्रांच होता है, और फिर दूसरे वर्ड में हम इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीन से बना होता है। कौन सा वाला प्रोटीन होता है इसमें, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल में कौन सा प्रोटीन था, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। यही डिफरेंस है बस, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन सा, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन सा है, तो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कौन सा है हमारा, माइक्रोट्यूब्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल कौन सा है हमारा, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट के फंक्शंस क्या हैं, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बिल्कुल पेरिफेरल, पेरिफेरल यानी कि जो उसकी बिल्कुल लेयर होती है ना, ओ सॉरी पेरिफेरल नहीं, इनर लेयर होती है ना, इनर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके अंदर अटैच होता है, ठीक है। तो प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। साइक्लोसिस, साइक्लोसिस में नहीं कि घूमना, किसी चीज़ का घूमना, या फिर दूसरे वर्ड में बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मीन्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नीचे स्ट्रक्चर बने हुआ देख रहे होगी, ये दिख रहा है ये, इसमें वैक्यूल है, वैक्यूल की जो मूवमेंट हो रही है वो क्लॉकवाइज भी हो रही है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो रही है, ठीक है। जब वो ऐसे जा रहा है राइट साइड में तो क्लॉकवाइज, जब वो लेफ्ट साइड में आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। हेल्प इन फरो फॉर्मेशन ड्यूरिंग एनिमल सेल, जब हमने प्लांट सेल की बात करी थी तो उसमें क्या कौन सा वो होता है, प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल। और जब हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन सा प्रोटीन होता है हमारा, एनिमल सेल, ठीक है। जो सेल्स बनी हुई होती ना, चलो ये तो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, फिलहाल बस इतना समझ लेना। माइक्रोट्यूब्यूल किस में हेल्प करता है हमारे, वो सॉरी, प्लांट साइटोकाइनेसिस इज डन बाय माइक्रोट्यूब्यूल, एनिमल साइटोकाइनेसिस इज डन बाय माइक्रोफिलामेंट। बस इतना याद रखना, इतना मेन काम है जो आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है आपने, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट कौन कौन से होते हैं हमारे, सिंपल है ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। इसका ना इतना याद रखना, एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, अनब्रांच होते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का उसका, उसके न्यूक्लियस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, बस डेट्स इट, इतना ही होता है, ठीक है। जो हमारे नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है वो कौन कौन से प्रोटीन है हमारे, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट कौन वो है हमारा, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है। जिसमें एफ एक्टिन, जी एक्टिन वगैरह होते हैं, इसके स्ट्रक्चर देखो ना सब मिल जाएगा, ठीक है। और बस नौ यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा इस क्लास में, और सीलिया फ्लैजिला स्टार्ट करेंगे। सीलिया फ्लैजिला के बाद फिर लास्ट टॉपिक होगा हमारा माइक्रोबॉडीज, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स और कवर करने हैं हमें, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 टॉपिक कवर करने में 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, एक क्लास और लगेगी, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसका टेस्ट हो जाएगा आपको संडे, अपकमिंग संडे, ठीक है। और जिसने भी क्लास नहीं देखी है अभी तक, या जो नहीं देख रहा है क्लास, भाई क्लास वॉच करो, और कुछ भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या जो भी अपना फीडबैक ज़रूर सेंड करो मुझे। और जो भी क्वायरीज़ आ रही हैं, जिन जिन जो जो बच्चों ने मुझे मैसेज करे थे, मैंने उनके मैसेज का आंसर कर दिए हैं, और अगर किसी का रह गया हो तो मुझे रिमाइंडर डाल देना,
कि सर हमारा डाउट क्लियर कर दो, और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो कोचिंग पर या ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास में, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बट डायरेक्टली कॉल ना करें, या तो रात के टाइम पे कॉल करें, आफ्टर 5 PM आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, रात के 9 या 10 बजे तक बस, ठीक है। और जितना करा दिया है, नोट्स बना कर रखें, अपने कंप्लीट रखें नोट्स। एनसीईआरटी ज़रूर रीड करें, क्लास देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है आपके लिए, कंपलसरी है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे आप तो बेकार है। और एनसीईआरटी भी ऐसे नहीं कि खाली रीड करके छोड़ दिया, उसे समझ के पढ़ना है। कोई भी एक भी वर्ड अगर नया वर्ड आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो कोई टॉपिक कोई पार्ट छूटता नहीं हूँ मैं एनसीईआरटी का, बट अगर छूट जाए या कुछ रह जाए बाई चांस, वैसे तो अगर कोई चीज़ रह भी जाएगी तो वो इतनी नहीं होती जो आप लोगों को पता होगी, मैं ये सोच के उसे क्लास में डिस्कस नहीं करता। नहीं तो वैसे तो सारे पॉइंट्स मेरे कवर्ड होते हैं मेरे नोट्स में, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें, कुछ भी करें, आप मेरे से बात करें, ठीक है। बस आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। कीप स्टडी, स्टे सेफ, बाय बाय।